Good morning, dear students. Today we will start the classes of income tax, and in this lecture series, that is part 1, we will discuss about the various basic concepts that we have in our taxation system, so that it will be very much easier for you to learn the various concepts in the further sessions. Okay, now let's start our classes. So first of all, what is tax? Sir, आखिर टैक्स है क्या? So the answer is, it is a fee charged by government by the individuals, firms, etc. So what we have understand, what is tax? It is a tax is a what? Fee. And who collects that fee? Tax is a fee that is collected by government. अच्छा, तो हमने समझा कि टैक्स क्या है? टैक्स एक प्रकार का क्या है? कर है, फी है, दैट इज चार्ज बाय गवर्नमेंट. और ये चार्ज किस पे करती है? ऑन एनी इनकम. सो सर, दिस फी इज चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन एनी इनकम और व्हाट? एक्टिविटी, ओके, और एनी प्रोडक्ट. ओके, so what we have three different categories. Okay, where government charges the fee on what? They can charge the fee on income, on any activity, or on any product. So therefore we have understood that tax is a type of fee that is charged by government on any what? Income, activity or product. अच्छा, ठीक है. अब हम यहाँ तक तो क्लियर हो गए कि टैक्स क्या है. टैक्स एक प्रकार का फी है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है. नाउ what are the types of taxes? First of all, we have discussed what is tax. It is clear to us that tax is a type of fee that is charged by the government. Now the second concept comes, so what are the types of fee that the government charges from us? Or in more comprehensive and technical term, we can say what are the types of taxes that government is going to charge from us? The answer is, there is only two types of taxes. The first one is what? Direct tax, and the second one is what? Indirect tax. First one is what? Direct tax. Second one is what? Indirect tax. Okay. तो सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या है और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो एक बात बच्चे समझ जाओ कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट किसी भी इंसान के इनकम या फिर वेल्थ पे चार्ज करेगी. अच्छा, इट इज अ फी. हमने क्या बोला था? टैक्स क्या है? एक प्रकार का फी है जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है हमसे. तो ठीक है, यहां तक तो समझ गए. तो सर जब टाइप्स का बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स में जब आ रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स किस टाइप का फी है? ये वो फी है जो गवर्नमेंट किस पे चार्ज करेगी? किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे. ओके, so it is a type of fee that is charged on what? Income or wealth of a person. ये एक टाइप का फी है जो गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे चार्ज करती है. नाउ द सेकंड वन इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स. तो सर अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो देखो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किस पे चार्ज किया जाता है? चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज. अच्छा, तो चलिए यहां तक तो हम समझ गए कि टैक्स के टाइप में दो टाइप के टैक्स हैं. पहला तो है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स में क्या था? तो सर डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स है जो किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे चार्ज हो रहा है. इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, आपने सुना होगा, इनकम टैक्स. अच्छा, so income tax is an example of what? Direct tax. ठीक है. सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स है जो किसी भी गुड्स या सर्विस पे चार्ज किया जाता है. तो सर इसके एग्जांपल क्या होंगे? आपने सभी मार्केट में सुना होगा, भाई जीएसटी है, जीएसटी की वजह से दाम बढ़ जाना है, ये हो जाना है. तो ये जो जीएसटी है ये किस प्रकार का टैक्स है? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है. तो चलिए यहां हम समझ गए डायरेक्ट टैक्स क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है हमारी. अब दूसरा है
कि सर क्या गवर्नमेंट जब मन में चाहे जैसे चाहे वैसे टैक्स को चार्ज कर सकती है? दैट मींस इट इज द गवर्नमेंट दैट चार्जेस व्हाट फी फ्रॉम अस, जिसको हम टैक्स बोल रहे हैं। तो क्या सर ये फी जो है या फिर ये टैक्स जो है गवर्नमेंट अपने मन के हिसाब से चार्ज करती है? जैसे कि सोचिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सोल राइट है टैक्स को कलेक्ट करना। अब इस राइट का गवर्नमेंट हो सकता था मिसयूज करे, है ना? से फॉर एग्जांपल 10% का टैक्स देना था किसी भी प्रोडक्ट पे। एक प्रोडक्ट है जिसपे 10% क्या लग रहा था, हमारा टैक्स लग रहा था। अब गवर्नमेंट के पास अगर पावर है टैक्स को कलेक्ट करने का, तो हो सकता है ना गवर्नमेंट दूसरे दिन जाके बोले, या किसी एक बंदे जो उसका अपना जान पहचान का अपने रिश्तेदार से 10% टैक्स ले ले, और बाकी जो दूसरे पर्सन है अदर देन हिज रिलेटिव, उससे वो 20% का टैक्स ले, इससे 10% ज्यादा ले ले। हो सकता है, आपने दुकान में देखा ही होगा, अपने जान पहचान वाले को हो सकता है कि कुछ % डिस्काउंट पे सामान बेच दिया जाता है, वही जो बाकी कस्टमर्स होते हैं उन पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता, वो जो डिस्काउंट होता है। ऐसे केसेस हम देखते हैं। तो क्या सर जब गवर्नमेंट के पास पावर है तो गवर्नमेंट भी उस पावर को ऐसे यूज करती है क्या? तो बेटा आंसर है नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी अगर आपको इस कंट्री में पावर मिला है, उस पावर को डिक्टेट या फिर उस पावर को ऑथराइज देने वाला एक ही बंदा है। कौन है वो? इस कंट्री में, इंडिया इज आवर कंट्री, इस कंट्री में पावर को जो अथॉरिटी देता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमको पावर दे सकता है, उस पावर को चलाने के लिए रूल्स डायरेक्शंस कौन देगा? वही देगा जो पावर दे रहा है। तो वो पावर कौन देता है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है वही हमें पावर देती है हर चीज के लिए। उसी प्रकार इसने भी गवर्नमेंट को पावर दिया, क्या के लिए? कि जाके तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट को पावर इन्होंने दिया है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो बेटा बताओ, अगर पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, तो वो भी तो जान रहा होगा ना कि कल को हो सकता है कि ये सरकार जो है इस पावर को मिसयूज करे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कि आर्टिकल, ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कि आर्टिकल 216 का 7th शेड्यूल जो है, सर क्या बोल रहे हैं आर्टिकल 216 7th शेड्यूल? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, कोई भी रूल होता है, जैसे आपने कोर्ट में जजमेंट सुना होगा, तो उसमें क्या बोला जाता था? आईपीसी सेक्शन इसके तहत, ठीक है, आईपीसी क्या? इंडियन पिनल कोड है, वो एक रूल बुक है। उस रूल बुक में एक सेक्शंस होती है जहां पे वो रूल्स को लिखा हुआ है। वैसे ही एक आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 216 जो है, इस आर्टिकल के 7th शेड्यूल में क्या किया गया? गवर्नमेंट को पावर दिया गया टू लेवी टैक्सेस। अच्छा, इस आर्टिकल ने क्या दिया? गेव पावर टू फॉरवर्ड टू लेवी टैक्सेस। किसको ये पावर दिया? गवर्नमेंट को। अच्छा, गवर्नमेंट को इन्होंने पावर दे दिया। पावर देने के साथ साथ इन्होंने और एक बात कही। सबसे पहले हमने क्या जाना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दिया टू कलेक्ट टैक्स बाय व्हाट? किस माध्यम से, या फिर ये कहां लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 216 के 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि आपको हम पावर देते हैं, लेकिन अभी रुको, अभी पावर दिए हैं लेकिन और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो क्या है? देखो, यही पावर जो है या फिर यही टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने मन से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। क्या है? देखिए, इन्होंने 4 लिस्ट दिए, गवर्नमेंट 3 लिस्ट दिए, ठीक है। सबसे पहला है हमारा लिस्ट 1। ये लिस्ट को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं तो तुमको पावर दे रहा हूं फॉर कलेक्टिंग व्हाट? टैक्सेस, बट वेट, देयर इज लिस्ट 1 एंड दिस लिस्ट 1 डील्स
इस लिस्ट वन का नाम क्या है? यूनियन लिस्ट। और ये लिस्ट क्या कहता है? ये लिस्ट कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम पावर देते हैं फॉर व्हाट? टू कलेक्ट दी टैक्सेस। टैक्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय मेकिंग अ प्रॉपर रूल एंड एक्ट फॉर डूइंग सच कलेक्शन। अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले उसके लिए एक रूल बनाना होगा। देन ओनली जब वो रूल एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही जाके आप क्या कर सकते हैं? टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट वन ने क्या किया? लिस्ट वन जो है यूनियन लिस्ट है और वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं, वो रूल्स बनाए और टैक्सेस को पर क्या करें? लेवी करें। ठीक है, अब हमारा है लिस्ट टू। लिस्ट टू क्या है? स्टेट लिस्ट है। लिस्ट टू इज व्हाट? आवर स्टेट लिस्ट। और ये स्टेट लिस्ट किसको पावर देती है? ये पावर देते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, पहला जो यूनियन लिस्ट था उन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया, तो दिल्ली में बैठे उनको पावर मिल गया है कि ठीक है आप क्या कीजिए, आप एक्ट बनाइए और उसके हिसाब से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने मन से, आपको इसके पहले क्या करना पड़ेगा? एक एक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट ने क्या कहा? स्टेट लिस्ट ने कहा कि हम अब कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि वो भी एक्ट बना सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में जाके। उसके बाद जब वो एक्ट हमारा कंसीडर हो जाता है या फिर एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बात वही है, यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी आपको सबसे पहले एक एक्ट बनाना पड़ रहा है किसी टैक्स को लेने से पहले। अगर आपको 20% कल से टैक्स लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एक्ट बनाना पड़ेगा। और एक्ट बाबू इतने आसान से तो नहीं बनता, तो हम देखेंगे कि एक्ट कैसे बनता है। एक्ट को बनाने के लिए बिल लाना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, ये बहुत सारे लीगल एंड ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो कहानी वही है। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है, लिस्ट टू जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है। तो सर लिस्ट थ्री क्या है? तो बेटा लिस्ट थ्री जो है उसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। लिस्ट थ्री क्या है हमारा? कंकरेंट लिस्ट। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को पावर दे रहे हैं। तो इस लिस्ट थ्री जो है, लिस्ट थ्री में क्या होगा? लिस्ट थ्री में हमारा सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होगा किसी भी एक्ट को बनाने के लिए, ताकि वो उस पे टैक्स कलेक्ट कर सके। और ये जो तीनों लिस्ट है, तीनों लिस्ट इसलिए बनाया गया कि कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी है या प्रोडक्ट है कि वो लिस्ट वन में जाएंगे। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट या एक्टिविटी पे टैक्स को कलेक्ट करना या उसके लिए कोई भी टैक्सेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है, लिस्ट टू जो है वो स्टेट लिस्ट है। दैट मीन्स कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे या कुछ ऐसे भी इनकम्स होंगे जिसपे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है और उससे टैक्स कलेक्ट कर सकती है। वैसे ही लिस्ट थ्री क्या होगा? लिस्ट थ्री ऐसा लिस्ट होगा या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटी होंगे जिनके लिए स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर दिया जाएगा कि दोनों जाके क्या कर सकते हैं? एक्ट बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, एंड देयर ऑन दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा? सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि टैक्स क्या है। तो टैक्स भाई एक तरह का फी है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है। ठीक है, तो सर ये कितने प्रकार के फी गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है? तो बेसिकली बेटा दो प्रकार के फी चार्ज होते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या था हमारा? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स थी जो किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे चार्ज किया जाए। इतना याद रखो, अभी किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे जो टैक्स चार्ज हो रहे हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इसके सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसका आप इनकम टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या था हमारा? दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या टैक्स था? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस दैट आर चार्ज्ड ऑन एनी गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स या फिर सर्विस पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ रहे हो ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे चार्ज होगा और इनडायरेक्ट पे क्या होगा? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? जीएसटी। यहां हम समझ गए। उसके बाद था कि सर क्या गवर्नमेंट अपने मन से कि कोई भी टैक्स रेट अप्लाई किसी पे कर दे?
या फिर उसके पास पावर अगर है टैक्स को कलेक्ट, तो क्या सब वो कैसे भी टैक्स को कलेक्ट कर सकता है अपने मन से? तो आंसर क्या था? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो संविधान है, उसने उसको आर्टिकल 216 के 7th शेड्यूल से तो पावर दे दिया कि आप जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ 3 लिस्ट बनाई, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में कहा कि टैक्स को किस एक्टिविटी में, जैसे लिस्ट 1 में बोला कि ऐसे एक्टिविटी जो लिस्ट 1 में आएंगे उस पे रूल्स सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना होगा कि हम इतने प्रकार के टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इस वे से कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उस पे वो टैक्स कलेक्ट करेगा। सिमिलरली लिस्ट 2 में स्टेट के पास वो पावर दी गई। लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया कि आप लोग जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक तो आप समझ गए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो सर इनकम टैक्स किस लिस्ट में आएगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3? तो देखो इनकम टैक्स जो है वो लिस्ट 1 में आता है। इनकम टैक्स कहां आएगा? लिस्ट 1 में आएगा। और ये लिस्ट 1 में कहां लिखा हुआ है? एंट्री 82 में लिखा हुआ है। एंट्री नंबर लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में कौन है बेटा? इनकम टैक्स। अच्छा, किसी भी प्रकार का इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं, देन इन दैट केस आप इनकम टैक्स जो पे करते हैं उसका पावर किसको दिया गया है? यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए और टैक्स कलेक्ट कीजिए। और इसका देखो एक एक्सेप्शन है, इसको जान के रखो, आपको फर्दर क्लासेस में काम आएगी। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलोगे तो अपवाद होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहां ये चीज लागू नहीं होती। ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ डिमांड है, उसका ये एक्सेप्शंस है। तो जहां एक्सेप्शंस था वहां क्या होता था? लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता था। सिमिलरली एंट्री नंबर 82 में तो बोला गया कि इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन क्या उसकी एक्सेप्शन थे? तो इसका एक एक्सेप्शन है, वो है एग्रीकल्चरल। अच्छा, अगर कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपके पास होता है तो उस पे ये वाला रूल लागू नहीं होगा। ये उसका क्या है? एक्सेप्शन है। ये हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसका क्या कंडीशंस है, वो हम फर्दर सेशंस में देख लेंगे। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी कहानी तो समझ गए कि टैक्स क्या है, कितने प्रकार के टैक्स है, कौन पावर दे रहा है। अभी भी एक कॉन्सेप्ट या फिर एक क्वेरी आप सबके दिमाग में होगा, सर डायरेक्ट में बोल रहे थे कि इनकम टैक्स किसी भी पर्सन के इनकम या फिर वेल्थ पे लगेगा। तो कोई एक बंदा अगर इनकम अर्न कर रहा है तो वो अपने मेहनत से अर्न कर रहा है, तो बीच में गवर्नमेंट आके उससे टैक्स क्यों कलेक्ट करना चाहेगा? ये क्वेश्चन हो सकता है। हाँ भाई, जेन्युइन क्वेश्चन है तुम्हारा, सही बात। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ये किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे लगे। से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग किया, आप टी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री खोले, उसके लिए क्या किए? रॉ मटेरियल्स आप लेके आए, लेबर लाए, इनपुट सारे लेके आए, प्लांट्स एंड मशीनरी लेके आए, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तब जाके वो टी शर्ट्स बनती है। ठीक है ना? तो सर ये जो गुड्स मैंने बनाया इसमें तो मेरा सारा योगदान है, आई हैव ऑल द कंट्रीब्यूशंस, then why government is interfering and collecting tax from me in the way of indirect tax? ठीक है, तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट आखिर टैक्स क्यों चार्ज करता है? why government levy taxes, levy का मतलब होता है चार्ज करना। ठीक है, क्यों, आखिर गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हैं हमसे? तो इसका बेटा देखो क्या आंसर। आपने तो देखा होगा आपके आसपास, से फॉर एग्जांपल आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कालीपदो घोष तराई महाविद्यालय, इट इज अ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। सेम कोर्स को अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ते तो हो सकता था आपका फीस से ज्यादा चार्ज हो, है ना? बट यहाँ पे फी कम है। क्यों? बिकॉज दिस कॉलेज वाज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाट? फॉर सोशल वेलफेयर पर्पस। अच्छा, गवर्नमेंट ने कॉलेज बनाए, स्कूल्स भी बनाता है, ठीक है? साथ ही साथ क्या करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स होते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या आप रेट में फर्क तो समझ ही सकते हैं कि क्या है। आपके पास स्कूल कॉलेज आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट रोड्स बनाते हैं। ये जो आप एशियन हाईवे देखते हैं अपने कॉलेज के बाहर, ये क्या है गवर्नमेंट फंडेड है ना। कोई भी नेशनल हाईवे गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट आपके लिए सड़क बना रही है, बिल्डिंग्स बनाती है, शेड्स बनाती है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। हम घर में सही से बैठे, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है, we have our military services, paramilitary services, who pays them, who or facilitates their expenditure, it is the government। डिफेंस सेक्टर में भी हमारा क्या हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये जो खर्चे हैं बेटा कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में कौन कर रही है, इकलौता जो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कर रही है खर्चे। अब बताओ गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे? ऐसा तो नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में कि गवर्नमेंट जितने चाहे उतने पैसे छाप दे, ऐसा तो वो करती नहीं है कि चलो भाई उसको स्कूल के लिए चाहिए कुछ पैसे, पैसे नहीं है छाप दो पैसे, ऐसा तो वो नहीं करेगी, है ना। क्यों? वहां मिनिमम रिजर्व सिस्टम है एक हमारा। और एक बात सीधी सी है कि अगर आप ज्यादा पैसे प्रिंट कर दे रहे हैं तो आपके कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपका करेंसी का वैल्यू घट जाना है। तो ये तो आपके लिए और खराब कंडीशन है, तो ऐसा आप करते नहीं। तो खैर वो सब छोड़ो, यहाँ पे सीधी सी देखो तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम जो ये सोशल वेलफेयर करेंगे, कंट्री के वेलफेयर के लिए ये सब जो काम करेंगे, ये सब के लिए तो मुझे पैसे चाहिए। और ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो बेटा ये जो इनकम टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हम देख रहे हैं, यही वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जहां से गवर्नमेंट को पैसे आएंगे ताकि वो हमारे लिए कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करे, डिफेंस सिस्टम को दे, रेलवे सिस्टम है हमारा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कितने खर्चे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो उन सबको करने के लिए पैसे कहां से आने वाले हैं? इट इज दी टैक्स सिस्टम, जहां से गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है। अदर बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। सो नाउ वी हैव आवर आंसर दैट फॉर व्हाट, व्हाई गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स। गवर्नमेंट हमसे आखिर टैक्स चार्ज क्यों कर रहा है? क्यों इसलिए चार्ज कर रहा है सर, क्योंकि इट इज दी what basic source of revenue for government, it is the basic source of revenue for government। तो ये रेवेन्यू किस लिए? गवर्नमेंट को अपने पॉकेट में रखने के लिए ना, इसलिए क्यों? फॉर व्हाट? सर्विसिंग वेरियस एक्सपेंसेस लाइक, किस पे गवर्नमेंट खर्चे करते हैं? एजुकेशन पे करती है, हॉस्पिटल्स पे कर रही है, या फिर जिसको हेल्थ सर्विस आप बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, डिफेंस सिस्टम पे कर रहा है। तो अब आप समझ गए क्यों जस्टिफाइड हो गया गवर्नमेंट का पैसा चार्ज करना। शुरुआत में तो हमें लगा कि हमारी इनकम, हमारा मेहनत, हर चीज हमारा, तो गवर्नमेंट आके चार्ज क्यों करे टैक्स? अनजस्टिफाइड लग रहा था ना। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है? अरे यार नहीं, सही है, गवर्नमेंट को इतने सारे खर्चे भी तो करने हैं। और सीधी सी बात है, आखिरकार वो खर्चे हो किसके लिए रहे? वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे लिए खर्चे हैं। सो इट इज गुड कि ठीक है गवर्नमेंट हमसे पैसे चार्ज करे, ठीक है। तो चलिए हमने ये भी समझ लिया कि व्हाई गवर्नमेंट नीड्स फंड और व्हाई गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स फ्रॉम अस, ठीक है। तो बेटा हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उसका ओवरव्यू देखते हैं, आखिरकार कैसा ये सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे चलती है या काम कैसे करता है। तो इसके 5-6 मेजर पार्ट्स हैं जिसे हम देखेंगे। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो है वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये जो भी नोट्स हैं ये मैंने पावर पॉइंट स्लाइड में बना के रखे हैं, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ क्लास में कंसंट्रेट कीजिए। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, अच्छा सर और क्या है, उसके बाद है हमारा इनकम टैक्स रूल। हम एक एक कॉन्सेप्ट को फर्दर सेशन में देखेंगे, अभी आप इसको देखते जाइए। हम एक ओवरव्यू लिख रहे हैं। तो सर पहला हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट है, फिर इनकम टैक्स रूल्स है, उसके बाद है हमारा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब इसका एक ओवरव्यू देख लो, उसके बाद हम डिटेल इनको समझेंगे। सबसे पहला है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट वो एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है? ये वो है जो हर साल जो हम सुनते हैं कि टैक्स में ये चेंज आया, तो वो चेंज को लाने के लिए जो एक्ट बनाया जाता है और जो पार्लियामेंट में शो किया जाता है थ्रू बजट सेशंस, वो है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसके वजह से ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट में या रूल में चेंजेस आती है। तो सर हमारा इनकम टैक्स रूल क्या हुआ? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इनकम टैक्स एक्ट को हमेशा इनकम टैक्स रूल के साथ पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वे लिखा गया कि किस वे से वो टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस क्या है? तो सर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस वो है कि आप देखे होंगे कि समय समय पे क्या होता है, जो हमारा सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, व्हिच इज द हेड और एपेक्स इंस्टीट्यूशंस फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, वो क्या करती है, बीच बीच में कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ नए सर्कुलर्स, कोई भी न्यूज होता है वो इन पब्लिक रिलीज करते हैं, तो वो हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में आएगा। तो सर लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट क्या है? तो बेटा देखो, कभी कभी क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट आई मेरे से टैक्स को कैलकुलेट चार्ज करने के लिए, मैंने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, टैक्स में जो लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से मेरे से टैक्स कलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि देयर माइट बी डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड द अथॉरिटी दैट हैज कम अप टू कलेक्ट द टैक्सेस। उसके बाद क्या होगा, मैंने इस केस को कोर्ट में फाइल किया। अब कोर्ट क्या होगा, कोर्ट इस पे एक क्लैरिफिकेशन देगा, एक जजमेंट सुनाएगा, समझाएगा मेरे को भी एज वेल एज द अदर पार्टी हु इज इन्वॉल्व विद मी, दोनों को समझाएगा, एक डिसीजन देगा और बोलेगा कि अगर मेरे से टैक्स कलेक्ट करना सही है, अगर कोर्ट ये बोल रही तो कोर्ट उसके साथ साथ मेरे को समझाएगा भी कि व्हाई इट इज व्हाट नेसेसरी और लीगल और व्हाट करेक्ट और राइट टू चार्ज टैक्स फ्रॉम मी, दैट इज व्हाट लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। यहां तक हम समझ गए, ठीक है। जैसे बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा था ना, केस स्टडीज होते थे, कुछ डिस्प्यूट आ जाता था तो उसमें कोर्ट का एक डिसीजन आता था जिससे हमें पता चलता था कि नहीं अगर ऐसे केसेस होंगे तो हमें उस एक्ट को इस हिसाब से या फिर उस रूल को इस हिसाब से यूज करना है। समझ गए? ठीक है, चलो अब पहला जो है हमारा वो है इनकम टैक्स एक्ट। सो व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट? ये कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए, इट केम इनटू फोर्स इन 1962। ये कब हुआ? 1962 में ऑन 1 अप्रैल 1962। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962 को ये लागू हुआ। एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट बन जाते हैं उसके बाद लागू होने में टाइम लगते हैं ना, इसीलिए 1 साल का डिफरेंस है। एक्ट हालांकि बना था 1961 में, लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। अच्छा, उसके बाद क्या है इसके पास? देखिए, इट कंटेन्स
298 व्हाट सेक्शंस। अच्छा, इसमें कितने सेक्शन हैं? 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। समझे क्या है? 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स है। ये एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि क्या है। These are the basic concept that you should know। और हो सकता है ये आपके एमसीक्यू जो टेस्ट हम लेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये कब आया था, या फिर सॉरी ये कब लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट कंटेन्स 298 सेक्शंस। इसमें 298 सेक्शंस हैं एंड 14 शेड्यूल्स। और कितने शेड्यूल है? सॉरी 14 शेड्यूल्स है। तो बेटा देखो, ये जो सेक्शंस होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कुछ सब सेक्शन होते हैं, कुछ क्लॉज होते हैं एंड कुछ सब क्लॉज होते हैं। ये तो हमने देखा था। अब देखो कि सेक्शंस जो है, सेक्शंस के साथ साथ इसमें क्या होंगे? पहला पॉइंट तो ये पॉइंट ए, सेक्शन कंटेन्स व्हाट? सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। और क्या होगा? सेक्शन में कुछ प्रोविजोज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोविजोज। कुछ जो होते हैं एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब सर व्हाट इज प्रोविजोज एंड व्हाट आर एक्सप्लेनेशंस? वी नीड टू नो दैट। ठीक है, सेक्शन क्या होता है आप समझ गए। सेक्शन क्या होता है? इस सेक्शन में एक सेक्शन नंबर होता है किसी भी एक्ट में जहां पे कोई भी रूल के बारे में लिखा हुआ है। और उस सेक्शन में क्या होंगे? कुछ सब सेक्शन होंगे। जैसे हम बोलते हैं सेक्शन 7A। तो ये जो 7 है इसको सेक्शन बोला जाता है, और ये जो A है दिस इज व्हाट? सब सेक्शन। समझे? यहां देखिए 7A जैसे मैंने लिखा, तो ये 7A में 7 क्या होगा? सेक्शन, एंड A इज व्हाट? सब सेक्शन। समझ गए? ठीक है, अब देखो सर प्रोविजोस क्या है। तो बेटा प्रोविजोस आर द एक्सेप्शंस टू द सेक्शन। अच्छा, प्रोविजोस क्या है हमारा? एक्सेप्शन है। प्रोविजोस वो होते हैं जो उस सेक्शन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उस सेक्शन के लिए वो क्या है? एक्सेप्शंस है। सर तो सर एक्सप्लेनेशंस क्या है? एक्सप्लेनेशंस क्या करता है? इट गिव्स क्लैरिफिकेशन टू द सेक्शन। सेक्शन में जो भी लिखा है या कुछ भी लिखा है उसके लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो हमें सेक्शन के एक्सप्लेनेशन पार्ट में मिलता है। उसको एक्सप्लेन किया जाता है नॉर्मल वर्ड्स अगर हम देखें तो। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये हमारा क्या था? इनकम टैक्स एक्ट। ये कब आया? सर इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहली बात 1961 है। ठीक है, ये सर हमारा आया 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है, अब सर इसमें 298 सेक्शंस हैं, साथ ही साथ इसमें 14 शेड्यूल्स भी है। अब सेक्शन जो होते हैं सर, सेक्शन में क्या हो सकता है? सब सेक्शन हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, सब क्लॉज हो सकता है। उसके बाद सर प्रोविजोस भी होते हैं सेक्शंस में, एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। तो व्हाट आर प्रोविजोस? प्रोविजोस आर द एक्सेप्शंस टू द सेक्शन। उस सेक्शन में क्या चीज उसके लिए एक्सेप्शन है वो कहां लिखा होता है? वो प्रोविजोस में लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद सर एक्सप्लेनेशन है। सर व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन क्या है? इट गिव्स क्लैरिफिकेशन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। जो भी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वहां पे क्लैरिफिकेशन रहता है, उस सेक्शन को सही से समझाया जाता है। एक्चुअली में इन जनरल नोट अगर आप इसको समझना चाहें। ठीक है, इतना तक हम समझ गए। अब एक चीज याद रखो बेटा, ये जो इनकम टैक्स 1961 है ये ऐसा नहीं कि स्टैटिक है। जैसे है ना ताजमहल कहाँ है? तो सर आगरा में है। इस साल मैंने किसी से पूछा कि ताजमहल कहाँ है, वो बोलेगा आगरा में है। अगले साल पूछूंगा ताजमहल कहाँ है, वो बोलेगा आगरा में। उसके बाद वाले साल पूछूंगा कहाँ है, बोलेगा आगरा में। दैट मींस ताजमहल का आगरा में होना इज अ स्टैटिक बात। लेकिन इनकम टैक्स 1961 में जो लिखा है वो होगा ही, दैट इज नॉट व्हाट फॉर श्योर कि वही होगा। दैट इज नॉट अ स्टैटिक। हो सकता है कि वो इस साल ये था, अगले साल कुछ और हो। इसका एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स रेट देख लीजिए, कभी वो 5% होता है तो कभी वो 7, 8, 10 ऐसे भी हो सकते हैं अगले साल। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो इनकम टैक्स है, ये जो इनकम टैक्स है, इट चेंजेस और
गेट्स अमेंड एवरी ईयर। हर साल इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस या फिर कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, और वो अमेंडमेंट किससे लाया जाता है, थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट है उसके हिसाब से चेंज लाया जाता है। ठीक है, इतना आप समझे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनकम टैक्स क्या है, तो सर इनकम टैक्स वो है, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है, ये जो है 1 अप्रैल 1962 में आया। उसके बाद इसमें 298 सेक्शंस हैं, 14 शेड्यूल्स है। Each section has what? Each section has subsections, clause and subclauses. It has provisos and explanation. Provisos are what? Provisos are the exceptions to that particular section, and explanation are what? It gives or it provides the clarification to that particular section. उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या इनकम टैक्स एक्ट स्टैटिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट स्टैटिक। व्हाई? बिकॉज इट अंडरगोस चेंजेस और इट गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर थ्रू व्हाट? थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं और वो हम देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जिक्र हुआ जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आएगा, और वही हमारा सेकंड पार्ट था इनकम टैक्स ओवरव्यू में। तो देखते हैं कि एनुअल फाइनेंस एक्ट हमारा क्या है। ठीक है, ओके। तो बेटा देखो हमारे पास है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, जैसा कि मैंने क्या कहा था आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एवरी लिस्ट, 3 लिस्ट थे ना हमारे, उसमें क्या था, किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ता था। तो अब हम देखेंगे कि वो एक्ट ही एक्चुअली में कैसे बनता है, या और वो एक्ट आएगा तभी क्या होगा, एक नया वे जो है हमारा एक्ट, अगर कोई एक नई एक्ट आ रही है या फिर कोई नया टैक्स हमको कलेक्ट करना है, नए रेट पे कलेक्ट करना है, दैट मींस व्हाट, पहले जो रेट था वो अब चेंज होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट एक्ट, और वही हम यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी पिछले क्लास में जब इनकम टैक्स एक्ट देख रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आती है थ्रू व्हाट, थ्रू दिस एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब देखते हैं कि एनुअल फाइनेंस एक्ट होता क्या है, या फिर इसका ओवरव्यू क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये होता कैसे है, बनता कैसे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है ये। देखिए हमारे पास क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना हमारा, सारे मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड चीजें किनके पास है, इनके पास है। ये क्या करती है, ये हर साल इनको कुछ भी चेंज करना पड़ता है, तो ये क्या करता है, फाइनेंस बिल। देखो कोई भी चीज डायरेक्ट एक्ट नहीं बन जाती है, ठीक है, इसके लिए एक वे होता है, तो हम वही वे को देख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर कोई एक्ट बनाना है तो वो एक्ट जो है शुरुआती दौर में अपने इनिशियल स्टेज में क्या कहलाता है, फाइनेंस बिल, इसमें वही लिखा रहता है। इस बिल में क्या होता है, this bill comprises of everything that is going to change, why they are changing, why it is necessary to change, and what will be the expected outcome of that changes, ये सारे चीज इसमें लिखे रहते हैं। तो फाइनेंस गवर्नमेंट क्या करता है, इस फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, कहां पे, और ये इंट्रोड्यूस कैसे होता है, थ्रू बजट्स होता है, बजट सेशन में। हर साल के एंड में हम क्या देखते हैं कि बजट सेशन होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, दिस बिल क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस बिल और उसको पेश कहाँ किया, बजट सेशन में, बजट में ले जाके वहां पे दिखाया गया। अब हम जानते हैं कि हमारा पार्लियामेंट जो है 2 टाइप में है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो अब देखो ये जो बिल है, जो हम कानून हमको बनाना था, वो अभी इनिशियल स्टेज में बिल कहलाता है, ठीक है। अभी भी क्या है, ये एक्ट नहीं बना है,
इसको एक्ट में बनने के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बोथ इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इस बिल को पास करवाना होगा विथ मेजॉरिटी। अच्छा, पार्लियामेंट है बोथ लोक प्लस राज्यसभा, इसमें क्या होगा? इसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है इसको पास करे, क्लियरेंस दे। ठीक है, अब क्या हो गया? अब आप जो एक्ट लाना चाह रहे थे उसके लिए एक बिल बनाए थे, दैट मींस क्या था? उस बिल में लिखा गया था कि आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं, व्हाई दिस चेंजेस आर नेसेसरी, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सारी चीज लिखे रहते हैं। इसको आप कहां प्रेजेंट करते हैं? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है कहां पे प्रेजेंट करेगा? बजट सेशन में प्रेजेंट करेगा। इस बजट सेशन में क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, दो हमारे पार्लियामेंट्री कैनाल्स हैं। अब इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में जो मेजॉरिटी है वो 2/3 कहलाएगा। 2/3 मेजॉरिटी के साथ मतलब 2/3 लोग जो राज्यसभा और लोकसभा में हैं, उनके 2/3 मेंबर जो है इस बिल को क्या करें? पास करें। दैट मींस दे से दैट ओके दिस बिल इज ओके, we don't have any argument or any problem regarding that bill or its implementation। ठीक है, तो सर क्या अब ये बिल को एक्ट बना दे यहीं से? तो बेटा रुको, मैंने क्या कहा था, इतना भी आसान नहीं है चेंज लाना, नहीं तो गवर्नमेंट हर दूसरे दिन चेंज लेके आ जाती। ठीक है, अब क्या करेगा? अब जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसको भेजेगा प्रेसिडेंट के पास फॉर व्हाट? अप्रूवल। अब जैसे ही प्रेसिडेंट भी इस चीज को अप्रूव कर देगा, वैसे ही जो फाइनेंस बिल है अब वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, और जिस पर्टिकुलर साल का रहेगा वो हो गया। तो दिस इज आवर एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो अब ये पूरी कहानी समझे आप क्या हुआ? इस पूरी कहानी हुआ कि हमारे पास एक फाइनेंस मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको कुछ चेंज लाना था बेटा। अब चेंज जब लाना है तो वो क्या करेंगे? उस बिल में सारी बातें लिखी हुई कि क्या चेंज लाना है, कैसे लाना है, क्यों करना है, उसको वो बजट सेशन में भेजेंगे। अब जैसे ही बजट सेशन में भेजते हैं, वहां पे बोथ इन दी राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों जगह से उसको मेजॉरिटी से क्लियर करवाना होगा। अब इस क्लियर करवाने, यहाँ पे मानो क्लियर हो गया हमारा, तो रुको अभी लास्ट स्टेप जो बचा है वो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल। अब जैसे ही उस बिल को प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर देता है, हमारा जो बिल था वो क्या बन जाएगा? एक्ट। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल कहलाता है, और उस बिल को जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल मिल जाती है, दैट मींस दोनों से मेजॉरिटी रहता है पास करने के लिए, एज वेल एज प्रेसिडेंट क्या करता है? उसमें सिग्नेचर कर देता है अपना अप्रूवल का, देन ओनली एनी बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्ट। उसके बाद ही एनुअल फाइनेंस एक्ट बनता है। अब जैसे ये एनुअल फाइनेंस एक्ट बन गया, ये नया एक्ट आया, ये क्या करेगा? ये हमारे जाके इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करेगा, चेंज करेगा। आई होप यहां तक आप समझ गए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आई होप आज की क्लासेस आप समझ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टैक्स क्या है, कितने टाइप्स के टैक्सेस है, कैसे चार्ज किया जाता है, दैट मींस हु गेव द गवर्नमेंट पावर टू व्हाट? टू चार्ज द टैक्सेस, एज वेल एज व्हाई इट इज नेसेसरी और व्हाई गवर्नमेंट चार्ज द टैक्स। इसको हम जस्टिफाई भी किया कि गवर्नमेंट का टैक्स चार्ज करना व्हाई, क्यों जस्टिफाइएबल है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि इनकम टैक्स जो हमारा है उसका एक ओवरव्यू क्या है। तो इसमें क्या था कि इनकम टैक्स एक्ट था, एक एनुअल फाइनेंस एक्ट था, उसके बाद हमारा क्या था? उसके बाद हमारे इनकम टैक्स रूल्स हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस हैं, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स हैं। तो इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, इट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। अब देखो सेक्शन, जो टू सेक्शन में क्या हो सकते हैं? सबसेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, देयर माइट बी प्रोविजोस, there are provisos, not might, provisos or what? These are the exceptions to that particular section. There are explanations. Explanations क्या होते हैं? Explanations are the clarification to that particular section. इतना हम समझ गए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि सर जैसे ताजमहल आगरा में होना एक स्टैटिक बात है, वैसे इनकम टैक्स एक्ट हर साल वैसे ही रहना इज नॉट स्टैटिक। There are changes and there will be changes in the income tax act through annual finance act, और यही होता आया है और हम अभी तक देखते हैं।
तो अब एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, वो चेंज कैसे लाया जाता है, या फिर किसी भी बिल को कैसे एक एक्ट बनाया जा रहा है, वो हम देखें। इसके लिए क्या होता था, हमारा एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, किसी भी एक्ट को पास करने के लिए उसकी सबसे पहले एक बिल बनाती है। तो इसमें वो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल को बजट सेशन के थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा से मेजॉरिटी से पास करवाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ले जाना है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करेगा विद हिज सिग्नेचर, देन ओनली दैट बिल्स गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू एन एक्ट। तो यहां तक हम समझ गए कि कैसे, अब जैसे ही हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट यहां बनता है, वैसे ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो जाना है। तो समझ गए आज का लेक्चर। तो आज की जो सीरीज थी हमने इसमें ये देखा। अब फर्दर जो सीरीज है उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो अदर डेफिनेशंस जैसे फॉर एग्जांपल लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स है, ये सब कैसे काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है हमारा, कैसे किस इनकम पे टैक्स लगना है, आखिरकार टैक्स जो टोटल इनकम पे लग रहा है वो टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आगे हम लेक्चर्स में और देखेंगे कि कैसे इन चीजों को करना है। थैंक यू। ओके।